पावर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर में जो सेक्शन बी होता है उसकी केस स्टडीज़ में आपको वेरियस सिचुएशंस में डाला जाता है। जैसे आपको कभी कलेक्टर बना देंगे, कभी आपको सरपंच बना देंगे, कभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ या हेल्थ सेक्रेटरी। तो बेसिकली आपको वो एक सिचुएशन में डाल देते हैं और उसमें उससे रिलेटेड कोई केस होती है और फिर उसमें वो आपसे सवाल पूछते हैं केस के बेसिस पे। तो हम ये इस कुछ आने वाले वीडियोस में अलग अलग पोजीशंस की क्या पावर्स होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उससे आपको ये सवाल जो केस स्टडीज़ के होते हैं उसको आंसर करने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पेपर में दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे सेक्शंस में केस स्टडीज़ होती है। तो इन केस स्टडीज़ का 125 मार्क्स का वेटेज होता है और ये 250 वर्ड्स में लिखनी होती है। अब इसमें जब आपको किसी सिचुएशन में डालते हैं और आपको कुछ पावर्स देते हैं तो वो आपको पोजीशन तो दे देते हैं लेकिन उसकी पावर्स डिफाइंड नहीं होती। तो इसके लिए अगर आपको पहले से ही जो भी आपको पोजीशन में डाला जाता है उसकी कुछ पावर्स, ओरिजिनल पावर्स के बारे में अगर जानकारी हो तो आपको उसी आंसर को और इफेक्टिव वे में लिखने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसीलिए हम आने वाले कुछ वीडियोस में इन्हीं पोजीशंस की पावर्स के बारे में करेंगे। तो आज हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या पावर्स होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर्स आईएएस एकेडमी नागपुर। तो चलिए हम इन पावर्स को अपनी जो ई बुक है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो मैंने अभी हाल ही में लिखी है उसका प्रिंटेड वर्जन भी आने वाला है। और अगर आपको इस ई बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें आपको उस बुक का एक पूरा ओवरव्यू दिया गया है। इसके अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स एज सैम्पल पढ़ना चाहें तो वो फ्री में पढ़ सकते हैं और अगर इसको आप एज अ ई बुक खरीदना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, ओनली एट 139 रुपीज़। यू कैन बाय इट ऑल्सो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम अपनी ई बुक को लैपटॉप से देखते हैं। तो ये अपनी वो ई बुक है जिसमें हम कलेक्टर की पावर्स देखेंगे। तो ये पहले हम इसके इंडेक्स में चलते हैं। या ये सारी जो तमाम पावर्स है ये मैंने यूनिट नंबर 7 में डाली है, दैट इज़ अबाउट पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप इस इंडेक्स में ही इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। और देखिए इसमें जो फर्स्ट सेक्शन मैंने डाला है वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पोजीशंस। तो हम इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स का एक जायजा लेंगे और इसमें देखेंगे कि उसके पास एग्जैक्टली क्या क्या पावर्स होती है। क्योंकि आपको जब केस स्टडी दी जाएगी तो उसमें उसकी पावर्स डिफाइन नहीं की होती। तो इसकी पावर्स का अगर पहले से अंदाजा हो तो आपको अपने आंसर को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अब इसकी पावर्स होती है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो जैसे इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ब्रिटिश टाइम पर भी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट क्रिएट की गई थी उसका नाम कलेक्टर क्यों है? बिकॉज ही कलेक्ट समथिंग। सो व्हाट डज ही कलेक्ट? ही कलेक्ट्स रेवेन्यू। एंड व्हाट रेवेन्यू? सो लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन तो उसका बेसिक काम है। तो ऐसे ही उसमें उससे एसोसिएटेड फिर जो भी चीजें हैं जैसे ही सुपरवाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज। बाकी लोगों के जो भी प्रॉपर्टी, वेल्थ और इससे रिलेटेड जमीन, फैक्ट्रीज, इससे रिलेटेड उसके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ड्यूज होंगे वो कलेक्ट करना कलेक्टर का काम होता है। देन ही ऑल्सो इंश्योर्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब लैंड रिकॉर्ड्स का एक कई स्टेट्स में तो कंप्यूटराइजेशन हो गया है और कई स्टेट्स में नहीं भी हुआ है। तो जहाँ और वैसे भी लैंड रिकॉर्ड्स एक कई बार डिस्प्यूटेबल चीज़ होती है, कई बार उसमें बहुत सारे झमेले होते हैं। तो उन सब का मेंटेनेंस, लैंड एक एक इंच एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट में जिस उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका एक एक इंच मैप्ड होता है और पूरा ये रखना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फिर नेक्स्ट उसकी जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड पावर है वो है लैंड मैनेजमेंट। सो लैंड ही मैनेजेस गवर्नमेंट लैंड एंड ओवरसीज इट्स एलोकेशन फॉर वेरियस पर्पसेस। तो अब कोई लैंड तुमको जैसे एग्रीकल्चर से टाउन प्लानिंग में शिफ्ट करनी है। कैसा होता है कि सिटीज़ एक्सपैंड होती रहती है और आसपास के काफ़ी गांव या खेती की ज़मीनें शहर के दायरे में आती है और उसमें फिर उनको उस हिसाब से वहाँ पे रेजिडेंशियल हाउसिंग और ये सारी जब बनती है तो उसमें वहाँ पे सीवर लाइन देना,
खैर वो तो म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है, लेकिन उसका एलोकेशन करना, पानी पहुंचे, बाकी की चीज़ें, तो ये लैंड मैनेजमेंट से एसोसिएटेड सारी जो चीज़ें हैं ये उसको करनी होती है। ओके, देन नेक्स्ट उसकी पावर है, हैंडल्स लैंड एक्विजिशन फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड इंश्योर्स प्रॉपर कॉम्पनसेशन ऑफ टू लैंड ओनर्स। गवर्नमेंट के कई सारे काम करते समय लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, फिर वो चाहे शहर की हो या किसी गांव की हो। अब इंडिया में स्टेट्स है और स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट, अब जैसे हम जहाँ रहते हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट, तो नागपुर सिटी अलग है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट उससे काफ़ी बड़ा होता है। तो मान लो कोई हाईवे बनाना है, तो अब जैसे एक नया हाईवे बना है नागपुर से बॉम्बे तक, जिसको कहते हैं समृद्धि महामार्ग, तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ मुंबई तक पहुंचा है। तो अब इसमें ढेर सारी गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करनी पड़ी होगी इसको फाइनली बनाने के लिए। तो ये जो लैंड एक्विजिशन का काम होता है, वो सड़क जिस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में से जाएगी, उन डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स ने उस लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में को फैसिलिटेट किया होगा। क्योंकि ऑफिशियली जब तक आप लैंड एक्वायर नहीं करेंगे, देखिए जो जमीन सरकार की है वो तो है, लेकिन जो नहीं है, जो प्राइवेट ओनरशिप में है, वो उनको एक्वायर करनी पड़ेगी, फिर उससे एसोसिएटेड उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। तो वो भी काम कलेक्टर को ही करना होता है। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड जो नेक्स्ट काम है वो है सेटलमेंट ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स। तो ये जो सेटलमेंट ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स का काम होता है, अब कैसा होता है कि इसके लिए इसके पास जुडिशियल पावर्स होती है। दैट मीन्स ही कैन गिव अ जजमेंट काइंड ऑफ थिंग ऑन दिस, एंड दैट इज व्हाई इसके पास कई सारी मैजिस्ट्रियल पावर्स होने की वजह से ही कई स्टेट्स में उसको अभी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही बोलते हैं, जबकि इन रियलिटी अभी बहुत सारी कलेक्टर की मैजिस्ट्रियल पावर्स खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी कई चीज़ों में उसका ही सिक्का चलता है, यानी कलेक्टर जो लैंड डिस्प्यूट्स में वर्डिक्ट देगा वो लैंड उसको मिलती है। बाकी मेजॉरिटी केसेस तो फिर कोर्ट में जाती है। और वैसे मैजिस्ट्रियल पावर्स ओवर द पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में इनके पास बहुत ज़्यादा होती थी, अभी नहीं होती। अभी इनके पास ज़्यादातर डेवलपमेंटल, लॉ एंड ऑर्डर और ऐसी ज़्यादा काम होते हैं। मैजिस्ट्रियल पावर्स को अभी सेपरेट कर दिया गया है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपीज में भी लिखा हुआ है दैट देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ओके, तो हम आते हैं इसकी नेक्स्ट पावर पे। सो लॉ एंड ऑर्डर से एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या पावर्स होती है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास लॉ एंड ऑर्डर से एसोसिएटेड कई सारी पावर्स होती है, बिकॉज जब भी वो किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, जहां पुलिस कमिश्नरेट नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, जहां पुलिस कमिश्नरेट नहीं है और एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां का जो पुलिस हेड होता है, यानी वहां का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होता है या स्टेट से भी प्रमोटेड हो सकता है, तो वो डायरेक्टली कलेक्टर के अंडर में होता है। सो बेसिकली उसके डिस्ट्रिक्ट की पूरी लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर के पास होती है। हाँ, लेकिन जहां पर अब मान लो कोई बड़ी सिटी है, सपोज नागपुर सिटी है, तो नागपुर सिटी का जो कलेक्टर होगा उसके पास लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। उसका कारण ये है कि नागपुर एक कमिश्नरेट भी है। तो जहां पुलिस कमिश्नरेट होती है वहां पर पुलिस कमिश्नर जो होता है वो एडीजीपी रैंक का ऑफिसर होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है। नाउ ही मे बी इन हिज 50s। कलेक्टर तो लोग बहुत यंग एज में बन जाते हैं। तो अब जहां पर कमिश्नरेट होती है वहां की लॉ एंड ऑर्डर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पुलिस कमिश्नर के पास होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपनी केस स्टडीज के आंसर्स लिखते समय। तो अब लॉ एंड ऑर्डर में उसका मेन काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ही कोऑर्डिनेट्स विद द पुलिस डिपार्टमेंट टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास कुछ मैजिस्ट्रियल फंक्शंस होती है, जैसे ही एक्ट्स एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड हैज पावर्स टू इम्पोज सेक्शंस 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू प्रिवेंट अनलॉफुल असेंबलीज एंड राइट्स। तो जब सेक्शन 144 लगना मतलब कर्फ्यू घोषित करने जैसा होता है, तो ये पावर एक्सक्लूसिवली कलेक्टर के पास होती है। और फिर वो पुलिस को भी ऑर्डर दे सकता है कि अभी अगर कर्फ्यू घोषित हुआ है तो लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि आपका जो आर्टिकल 19 के थ्रू जो फ्रीडम मिला हुआ है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ सर्टन अनफोर्सिन सिचुएशन। मे बी वहाँ पे कोई दंगे हुए हो या वहाँ कोई कैलेमिटी आई हो, तो ये सब चीज़ें। फिर उसके अलावा उसके पास
प्रिवेंटिव डिटेंशन अथॉराइज करने की भी पावर होती है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को एनफोर्स करने के लिए बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एजेंसीज होती है, लेकिन और स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। तो जब किसी को कोई क्राइम किए बिना ही अरेस्ट किया जाता है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज के थ्रू जब कोई भी अथॉरिटी किसी को अरेस्ट करती है तो उसका अथॉराइजेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देता है, क्योंकि अभी तक कोई क्राइम हुआ नहीं है और तुम किसी को अरेस्ट कर रहे हो, तो देयर हैज टू बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट। दीज ऑर्डर्स आर ऑफ कोर्स गिवन बाय द कलेक्टर। फिर उसके पास कुछ जुडिशियल फंक्शंस होती है। सो ही एक्ट्स एज the executive magistrate and performs various judicial functions such as issuing warrants, supervising jails and conducting inquests in case of unnatural death। तो inquest एक प्रोसीजर होता है जहां पर अननेचुरल डेथ जब होती है या सस्पिशियस कंडीशंस में जब डेथ होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने का जो ऑथराइजेशन होता है वो भी कलेक्टर के ऑफिस से मिलता है। और उसके अलावा उसके पास वारंट इशू करना और ये सारी जो होता है वो अरेस्ट वारंट्स वगैरह ये कलेक्टर, जहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जहाँ कमिश्नरेट नहीं है वही पुलिस का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर्स होती है। फिर उसके पास कई सारे डेवलपमेंटल फंक्शंस होते हैं। आप सब ये एग्जाम दे रहे आईएएस बनने के लिए, आप कभी ना कभी कलेक्टर भी बनेंगे, तो आपको मतलब जो कलेक्टर की पोस्टिंग होती है वो बहुत हेक्टिक होती है। यानी उसके पास इतनी सारे काम और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उसकी कहने की कोई हद नहीं। और प्लस उसके अलावा उसके सैटरडे संडे छुट्टी वुट्टी उसको कुछ नहीं होती, बिकॉज मान लो कोई संडे है, उस दिन कोई मंत्री आ रहा है, उसके एरिया का आदमी मंत्री बना हुआ है। तो अब जैसे नागपुर से देवेंद्र फडणवीस ही है, या वो तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, तो वो जब भी नागपुर आएंगे तो यहाँ के कलेक्टर को उसको रिसीव करना है, उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारी वो की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाकी सारे ताम झाम, तो इनके लिए छुट्टी भी नहीं होती। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट होती है बहुत पावरफुल भी होती है, चैलेंजिंग भी होती है, और उसमें मज़ा भी आता है। उन पावर्स को एक्चुअली विल्ड करने में एक मज़ा भी आता है, तो इसीलिए काम करने की इच्छा होती है, तुमको छुट्टी मनाने की इच्छा नहीं होती। तो खैर हम इसके आगे के पावर्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट पावर इज डेवलपमेंटल फंक्शंस। तो इसकी डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो अब स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स होती है, चाहे वो पावर्टी एलिवेशन से रिलेटेड हो या विमेन से रिलेटेड हो, विमेन एंड चिल्ड्रन, SC ST, वीकर सेक्शंस, माइनॉरिटीज। तो जो भी स्कीम्स होती है, वेलफेयर स्कीम्स, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में चलाना ये कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो। ठीक है। सो व्हाट ही डज इज, जैसे डेवलपमेंटल फंक्शंस में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। So he supervises the implementation of various central and state government development schemes and in his district. Then he coordinates with different departments to ensure the effective execution of rural development, health, education and welfare programs. तो रूरल डेवलपमेंट, अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेन सिटी होती है और कई सारे तालुके होते हैं और उसमें फिर कई सारे गांव भी होते हैं। तो इन सब में जो डेवलपमेंटल स्कीम्स चलने वाली है सरकार की, चाहे वो साफ पानी से रिलेटेड हो, वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इवन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती है उनका भी जो ओवरऑल फिर कोऑर्डिनेशन करना होता है, जैसे ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो इनका एक अलग CEO होता है, वो भी IAS ऑफिसर ही होता है, लेकिन वो ओवरऑल उस कलेक्टर के ही अंडर में होता है। तो यहाँ पर भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग भी देखना कलेक्टर का ही काम होता है। देन नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कोई भी अगर आपदा आ जाती है तो जैसे इन दैट ही एक्ट्स एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ओवरसीज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस ड्यूरिंग नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। तो मैन मेड डिजास्टर्स यानी मान लो कोई टेरर अटैक हुआ है सपोज, या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, बाढ़ आ गई, या कोई डैम फट गया, या बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो इन सब में जब रिलीफ दी जाएगी वो कलेक्टर के ही ऑफिस से उसका सारा कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये भी कलेक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन ही कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस एजेंसीज फॉर इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो डिजास्टर के केस में तो उनकी जैसे सबसे पहला जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो होगी जानों को बचाना, यानी जान और माल दो चीज़ों का नुकसान होता है, तो पहले तुमको जान बचानी है और बाकी की चीज़ें बाद में आती है।
तो लोगों की जाने बचाना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है, तो उसके लिए उसको बहुत सारे कोऑर्डिनेशंस करने पड़ते हैं। अब इसके लिए जैसे एनडीआरएफ बना हुआ है, तो एनडीआरएफ को एक्चुअली ऑर्डर्स देना और उनका पूरा काम सुपरवाइज करना और राइट वे में लोगों को रिलीफ देना, ये सारा काम कलेक्टर का होता है। फिर उसके अलावा उसका नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ही मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इवैल्यूएट्स देयर इम्पैक्ट and ensures proper utilization of funds allocated for developmental purposes। तो अब ये जो फंड्स का ट्यून होता है आज की डेट में वो कई करोड़ों में होता है और हज़ारों करोड़ों में भी हो सकता है। तो अब इसका ये सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बेनिफिशियरीज तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, ये भी उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर एलोकेशन राइट चीज़ों का राइट जगहों पे हो रहा है कि नहीं, ये भी उसी को देखना होता है। नेक्स्ट उसकी सेट ऑफ ड्यूटीज आती है इलेक्शन ड्यूटीज। तो फर्स्ट इज उसमें आएगा तुम्हारा conduct of elections। So he acts as the district election officer and oversees the conduct of general and state assembly elections in the district। तो अभी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे या स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे या इवन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के भी जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन घूम फिर के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर की ही होती है। तो अब इसमें ही इज ऑल्सो एन इलेक्टोरल ऑफिसर। अब देखो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, लेकिन वो कोई उसके पास कोई अपना स्टाफ नहीं है पूरे इंडिया में, या उस किसी भी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्शंस करवाने के लिए वो जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स है या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मशीनरी है उसी को यूज़ करते हैं। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, यानी सपोज किसी भी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ये इंश्योर करना भी कलेक्टर का काम होता है। और कलेक्टर जब स्पेशली जब इलेक्शंस होते हैं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जिसको आचार संहिता बोलते हैं, तो जब भी वो लगता है तो उसमें जो कलेक्टर होता है उसको इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली ऑर्डर्स दे सकता है और उतने पीरियड के लिए स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिसर्स को, इवन पुलिस को कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकती, इनके कोई ट्रांसफर्स नहीं हो सकते और इनके कोई भी ये नहीं हो सकता, यानी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो the entire bureaucracy goes under the election commission। He ensures proper maintenance of electoral roll and the smooth functioning of the polling process। electoral roll का मतलब ये होता है कि वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में जितने भी एलिजिबल वोटर्स है उसके डिस्ट्रिक्ट में उनके नाम आए कि नहीं आए। तो एलिजिबल वोटर क्या होता है, आर्टिकल 326 के हिसाब से जो तुमको राइट टू वोट मिलता है, एवरी सिटीजन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट। तो हर 18 साल के व्यक्ति को, मेल या फीमेल, उनको उनका वोटर लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, ये इंश्योर करना कलेक्टर का ही काम होता है। खैर पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी तरफ से ये सब काम करती ही रहती है, लेकिन ओवरऑल बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी में होने के लिए एलिजिबल वोटर्स भी तो होने चाहिए। अब जितने लोग एडल्ट हैं इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो एडल्ट की डेफिनेशन हमारे यहाँ 18 साल रखी गई है। तो 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग उसके डिस्ट्रिक्ट में है वो उनके वोटर कार्ड बने हैं कि नहीं बने, या वो ये वोटर्स की लिस्ट में आए कि नहीं आए, ये देखना उसी का काम होता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्टोरल लॉज, ही एनफोर्सेज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड एड्रेसेस कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। तो उसके डिस्ट्रिक्ट में अब जब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शंस को कंडक्ट करने की है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फ्लाउट तो नहीं किया जा रहा है, उसके रूल्स ब्रेक तो नहीं किए जा रहे हैं, क्या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। वैसे वो तो मांगे ही जाते हैं, इंडिया में कई पार्टीज उसी के ऊपर सर्वाइव करती है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन मैनुअल के हिसाब से गलत है। यू कैनॉट इन्वोक, इवन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई जजमेंट्स दिए, दैट यू कैनॉट इन्वोक रिलीजन while asking for votes। ठीक है, तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड ऑलवेज बी सेपरेटेड, दे शुड नॉट बी मिक्सड। तो खैर वो होता तो नहीं है प्रैक्टिकली, और उसको ये करना बहुत मुश्किल भी होता है एनफोर्स करना, लेकिन फिर भी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रहे। फिर क्या बूथ कैप्चरिंग हो रही है, क्या फर्जी वोटर आ रहे हैं, या कई लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखना और मतलब जो भी मैल प्रैक्टिसेस हो रही है उनको रोकना, ये कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
और उसके लिए उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं, यानी उसके पास जो फोर्स इलेक्शन के ड्यूटी उसके लिए लोकल पुलिस के अलावा वहाँ सीआरपीएफ और ये सब भी डिप्लॉय की जाती है, तो इनको भी डायरेक्टली ऑर्डर्स कलेक्टर के ऑफिस से ही जाते हैं। फिर उसके अलावा अब जैसे वो पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जैसे जो जब नॉमिनेशंस फाइल होते हैं, सो ही इज ऑल्सो द रिटर्निंग ऑफिसर, और फाइनली कौन जीता है जब उसके डिस्ट्रिक्ट में जो भी असेंबली की सीट्स है या लोकसभा की सीट है, वहाँ का जो फाइनल विनर है वो भी कलेक्टर ही घोषित करता है, और एज अ रिटर्निंग ऑफिसर ये उसका काम होता है। और नॉट ओनली दैट, जितने भी नॉमिनेशन फाइल होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के भी हो सकते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के भी हो सकते हैं, तो उन नॉमिनेशंस में ये इंश्योर करना है कि उन्होंने ठीक से एफिडेविट लगाया है कि नहीं लगाया, उन्होंने अपनी संपत्ति को घोषित किया है कि नहीं किया है, उन्होंने अपने पर्सनल सारे डिटेल्स बराबर डाले कि नहीं डाले, और नहीं डाले तो फिर ऐसे नॉमिनेशंस को कैंसिल करना, ये भी कलेक्टर के पास एक पावर होती है कि अगर कोई फर्जी ये है, मान लो कोई क्रिमिनल है, जैसे कानून के हिसाब से अगर कोई 2 साल के लिए कन्विक्ट हो गया तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होता, कम से कम 6 साल के लिए। तो क्या ऐसे लोगों ने नॉमिनेशन भरा है, तो अगर ऐसे भरा है तो उनका नॉमिनेशन खारिज किया जाएगा, तो ये पावर भी कलेक्टर के पास होती है। ओके, फिर उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब सीधी बात है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन या बाकी की भी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, इनको पूरा इंडिविजुअली कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं देखा जा सकता, तो इसीलिए उनका एक कोऑर्डिनेशन करना अपने डिस्ट्रिक्ट में, ये भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही पावर होती है। फिर उसके अलावा पब्लिक ग्रीवांसेस, तो जैसे ही एड्रेसेस पब्लिक ग्रीवांसेस एंड एंश्योर्स दैट दे आर रिजॉल्व्ड in a timely and effective manner. He organizes public hearings and interacts with citizens to understand their issues and concerns. Okay, तो लोगों से रेगुलरली मिलते रहना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, और लोग भी जाके कलेक्टर ऑफिस में उनसे मिल सकते हैं, तो ये भी उसका काम होता है। घूम फिर के ये जो ब्यूरोक्रेसी या डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स होती है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए होती है, तो ये एक मतलब दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बात न लोग जानते हैं और न ब्यूरोक्रेट्स इस बात को कोई तवज्जो देते हैं कि वो बेसिकली लोगों के भले के लिए है। और पॉलिटिशियंस भी, उनकी तो पूछो ही मत, तो पॉलिटिशियंस तो कई बार तो 5-5 साल बाद जब वोटिंग की बारी आती तब अपनी शक्ल दिखाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आके। खैर, अभी जनता भी काफ़ी अवेयर हो गई है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इसके कई सारे मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं, जैसे सिविल सप्लाईज एंड असेंशियल सर्विसेज, तो ही इंश्योर्स द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंशियल कमोडिटीज सच एज फूड ग्रेन्स, फ्यूल, मेडिसिन। He supervises the functioning of public distribution system and fair price shops. तो पीडीएस का जो पूरा नेटवर्क होता है, जैसे राशन शॉप्स में जो सस्ते में अनाज मिलता है, गेहूं, चावल, ये सब मिलता है, फेयर जो राशन की दुकान जिसको फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, तो उनका रेगुलेशन और वो ठीक से चल रही कि नहीं चल रही, वहाँ कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, वहाँ जमाखोरी तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें देखना उसी का काम होता है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग अपने डिस्ट्रिक्ट में रोकना, ये भी उसी का काम होता है, तो उसके लिए वो रेड कर सकता है गोडाउन्स पे और इस पे कहीं किसी चीज़ों को होर्डिंग तो नहीं करके रखी, जमाखोरी जिसको बोलते हैं, ताकि उसको आगे ज़्यादा कीमत पे बेचा जा सके। तो कई बार ऐसा होता है और इसमें फिर कई लोग पकड़े भी जाते हैं और कई लोग कई बार नहीं भी पकड़े जाते, और इसमें मतलब भ्रष्टाचार भी तो है ही, तो मतलब ये सिस्टम एग्जैक्टली जैसा चलना चाहिए वैसा तो चलता नहीं है। देन प्रोटोकॉल एंड सेरेमोनियल फंक्शंस, तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेज एंड सुपरवाइजेज नेशनल एंड स्टेट लेवल सेरेमनीज एंड फंक्शंस विद इन द डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है, या और भी कोई इसकी ये चीज़ें होंगी, कोई इंटरनेशनल इवेंट सपोज उसके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी कोऑर्डिनेट करना उसी का काम होता है। देन उसके अलावा इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, सो ही कंडक्ट्स inspections of various government offices, schools, hospitals and other public institutions to ensure proper functioning and service delivery. ठीक है, so thus the collector plays a multifaceted role balancing administrative, executive and quasi judicial functions to ensure effective governance at the district level.
तो हमने एक्चुअली ये जो कलेक्टर के पावर्स की बात की है वो आपको उसके एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो मिली ही है, क्योंकि आप सब ये एग्ज़ाम, ज़्यादातर लोग ये एग्ज़ाम कलेक्टर बनने के लिए ही दे रहे हैं। सब ज़्यादातर लोगों का आईएएस ही फर्स्ट चॉइस होता है। लेकिन ऐसे ही और आने वाले वीडियोस में हम यही देखेंगे कि अलग अलग पोजीशंस की क्या पावर्स होती है, ताकि आपका एक एनलाइटनमेंट लेवल बढ़े और आप अपने जो केस स्टडीज, एथिक्स इंटीग्रिटी के जो केस स्टडीज है उनके आंसर्स को और एनहांस कर पाए। मतलब आपकी विजुअलाइजेशन या आपकी थिंकिंग की पावर ज़्यादा डायरेक्शंस में जाए। और जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी जिसमें मैंने अपने बुक की चर्चा की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने अपने इस बुक के बारे में बताया। तो उसमें मैंने यही बताया है कि घूम फिर के दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो अगर आपको आंसर नहीं लिखने आते, आपका नॉलेज कितना भी ज़्यादा है, तो इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक टाइम के बाद इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तुमको आंसर लिखते आने चाहिए। तो ये जो किताब हमने एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की लिखी है मैंने, उसका मेन पर्पज़ यही है टू एम्पावर यू टू राइट हाई क्वालिटी आंसर्स। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने इस किताब के क्या क्या फीचर्स है वो बताएं, और इसकी सैंपल और परचेज की दोनों लिंक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, उस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी फिर से बता देता हूँ, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी वीकेंड्स पे फ्री आंसर राइटिंग की ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि वो क्लास कब होगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। देन उसके अलावा इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, सो ही कंडक्ट्स inspections of various government offices, schools, hospitals and other public institutions to ensure proper functioning and service delivery. ठीक है, so thus the collector plays a multifaceted role balancing administrative, executive and quasi-judicial functions to ensure effective governance at the district level. तो हमने एक्चुअली ये जो कलेक्टर के पावर्स की बात की है वो आपको उसके एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो मिली ही है, क्योंकि आप सब ये एग्ज़ाम, ज़्यादातर लोग ये एग्ज़ाम कलेक्टर बनने के लिए ही दे रहे हैं। सब ज़्यादातर लोगों का आईएएस ही फर्स्ट चॉइस होता है। लेकिन ऐसे ही और आने वाले वीडियोस में हम यही देखेंगे कि अलग अलग पोजीशंस की क्या पावर्स होती है, ताकि आपका एक एनलाइटनमेंट लेवल बढ़े और आप अपने जो केस स्टडीज, एथिक्स इंटीग्रिटी के जो केस स्टडीज है उनके आंसर्स को और एनहांस कर पाए। मतलब आपकी विजुअलाइजेशन या आपकी थिंकिंग की पावर ज़्यादा डायरेक्शंस में जाए। और जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी जिसमें मैंने अपने बुक की चर्चा की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने अपने इस बुक के बारे में बताया। तो उसमें मैंने यही बताया है कि घूम फिर के दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो अगर आपको आंसर नहीं लिखने आते, आपका नॉलेज कितना भी ज़्यादा है, तो इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक टाइम के बाद इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तुमको आंसर लिखते आने चाहिए। तो ये जो किताब हमने एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की लिखी है मैंने, उसका मेन पर्पज़ यही है टू एम्पावर यू टू राइट हाई क्वालिटी आंसर्स। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने इस किताब के क्या क्या फीचर्स है वो बताएं, और इसकी सैंपल और परचेज की दोनों लिंक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, उस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी फिर से बता देता हूँ, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी वीकेंड्स पे फ्री आंसर राइटिंग की ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि वो क्लास कब होगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने अपने इस बुक के बारे में बताया। तो उसमें मैंने यही बताया है कि घूम फिर के दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो अगर आपको आंसर नहीं लिखने आते, आपका नॉलेज कितना भी ज़्यादा है, तो इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं। वो पढ़ते ही रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक टाइम के बाद इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तुमको आंसर लिखते आने चाहिए। तो ये जो किताब हमने एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की लिखी है मैंने, उसका मेन पर्पज़ यही है टू एम्पावर यू टू राइट हाई क्वालिटी आंसर्स। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने इस किताब के क्या क्या फीचर्स है वो बताएं, और इसकी सैम्पल और परचेज की दोनों लिंक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, उस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी फिर से बता देता हूँ, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी वीकेंड्स पे फ्री आंसर राइटिंग की ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि वो क्लास कब होगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने अपने इस बुक के बारे में बताया। तो उसमें मैंने यही बताया है कि घूम फिर के दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो अगर आपको आंसर नहीं लिखने आते, आपका नॉलेज कितना भी ज़्यादा है, तो इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं। वो पढ़ते ही रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक टाइम के बाद इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तुमको आंसर लिखते आने चाहिए। तो ये जो किताब हमने एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की लिखी है मैंने, उसका मेन पर्पज़ यही है टू एम्पावर यू टू राइट हाई क्वालिटी आंसर्स। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने इस किताब के क्या क्या फीचर्स है वो बताएं, और इसकी सैम्पल और परचेज की दोनों लिंक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, उस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी फिर से बता देता हूँ, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी वीकेंड्स पे फ्री आंसर राइटिंग की ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि वो क्लास कब होगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने अपने इस बुक के बारे में बताया। तो उसमें मैंने यही बताया है कि घूम फिर के दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो अगर आपको आंसर नहीं लिखने आते, आपका नॉलेज कितना भी ज़्यादा है, तो इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं। वो पढ़ते ही रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक टाइम के बाद इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तुमको आंसर लिखते आने चाहिए। तो ये जो किताब हमने एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की लिखी है मैंने, उसका मेन पर्पज़ यही है टू एम्पावर यू टू राइट हाई क्वालिटी आंसर्स। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने इस किताब के क्या क्या फीचर्स है वो बताएं, और इसकी सैम्पल और परचेज की दोनों लिंक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, उस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी फिर से बता देता हूँ, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी वीकेंड्स पे फ्री आंसर राइटिंग की ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि वो क्लास कब होगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने
वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने अपने इस बुक के बारे में बताया। तो उसमें मैंने यही बताया है कि घूम फिर के दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो अगर आपको आंसर नहीं लिखने आते, आपका नॉलेज कितना भी ज़्यादा है, तो इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक टाइम के बाद इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तुमको आंसर लिखते आने चाहिए। तो ये जो किताब हमने एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की लिखी है मैंने, उसका मेन पर्पज़ यही है टू एम्पावर यू टू राइट हाई क्वालिटी आंसर्स। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने इस किताब के क्या क्या फीचर्स है वो बताएं, और इसकी सैंपल और परचेज की दोनों लिंक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, उस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी फिर से बता देता हूँ, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी वीकेंड्स पे फ्री आंसर राइटिंग की ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि वो क्लास कब होगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने अपने इस बुक के बारे में बताया। तो उसमें मैंने यही बताया है कि घूम फिर के दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो अगर आपको आंसर नहीं लिखने आते, आपका नॉलेज कितना भी ज़्यादा है, तो इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक टाइम के बाद इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तुमको आंसर लिखते आने चाहिए। तो ये जो किताब हमने एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की लिखी है मैंने, उसका मेन पर्पज़ यही है टू एम्पावर यू टू राइट हाई क्वालिटी आंसर्स। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने इस किताब के क्या क्या फीचर्स है वो बताएं, और इसकी सैंपल और परचेज की दोनों लिंक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, उस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी फिर से बता देता हूँ, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी वीकेंड्स पे फ्री आंसर राइटिंग की ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि वो क्लास कब होगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो